नमस्कार मित्रांनो, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। सो वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कार्य। हो सकता है कोई व्यक्ति कपड़े धो रहा है, कपड़े सुखा रहा है, ये भी एक टाइप का काम है। कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, ये भी एक काम है। उसी प्रकार कोई टीवी देखता है, न्यूज़ देखता है, गाने सुनता है, ये भी एक तरीके का वर्क हो गया। लेकिन हम इसको साइंटिफिक तरीके से आज देखने जा रहे हैं। वर्क को भी हम साइंटिफिक तरीके से देखने जा रहे हैं। एंड एनर्जी मतलब क्या होता है? एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क करने की क्षमता, उसको बोलते हैं ऊर्जा या फिर एनर्जी। सो हमको वर्क एंड एनर्जी के बारे में सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ें हमको पता लग गई। अब हम अगले वाली स्लाइड में इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो वर्क का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है आपको। डेफिनेशन इज वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब फोर्स। वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू, यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं एस से। सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट होना वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क जो है हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ पे अगली वाली लाइन में हम पढ़ते हैं अभी, इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, देन द वर्क डन वुड बी ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल पुशिंग अ बॉल, वॉचिंग टीवी। आप अगर दीवार को, किसी कोई दीवार है और उसको आप बहुत दम लगा के बिल्कुल पुश कर रहे हो, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से हिल नहीं रही है। जब इस प्रकार का सिनारियो होता है कि आप पुश कर रहे हो कोई चीज़ लेकिन वो हिल नहीं रही, तो साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर उस जगह पे देखा जाए तो वर्क नहीं हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि आपको पसीना आएगा, आप थकेंगे, आप एक टाइम पे मतलब यू विल, आप छोड़ देंगे, वो दीवार पुश करना आप बंद कर देंगे, आपके दिमाग से निकल जाएगी वो चीज़, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, अगर वो दीवार नहीं हिलती है, तो साइंटिफिक नज़र से अगर देखेंगे हम, तो हमको यही पता है कि वर्क डन नहीं हुआ है। यहाँ पे वर्क डन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो फोटोज़ है। ये ऊपर वाली जो फ़ोटो है इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं ये अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं। कोई ईंट ले जा रहा है, कोई पत्थर लेके आ रहा है, कोई फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेबर कोई तो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे वाले इसमें ये लड़की जो है ये टीवी देख रही है, या फिर जो भी उसका कुछ देख रही है वो टीवी पे, है ना। आंखें बिल्कुल गड़ा के बैठी है और वो बिल्कुल एक जगह पे स्थिर बैठी है। तो अभी ये और ये डेफिनेशन हमने जो देखी, यहाँ पे स्पेशली जो बात देखी कि नो डिस्प्लेसमेंट, तो इस चीज़ में इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस फोटो में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन जो है वो है, वर्क डन हो रहा है। और इस फोटो में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वर्क डन जो है वो नहीं हो रहा है, वर्क डन ज़ीरो है। ये एक सिंपल कुछ चीज़ें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो व्हेन कैन वी से अ वर्क इज़ डन? हम कब ये बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है? तो हम ये तभी बोल सकते हैं इफ़ अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये लेडी जो है इस गाड़ी को पुश कर रही है और इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे वर्क डन हुआ है। उसी प्रकार व्हेन डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे ये कंडीशन है कुछ, ठीक है। तो ये वाली जो एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन ये भी पढ़ लेते हैं। व्हेन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स आर नॉट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलने का मतलब है कि 90 डिग्रीज, जैसे कोई सर्कल होता है और सर्कल से बिल्कुल छू के एक लाइन निकलती है, तो इस लाइन को टेंजेंट बोला जाता है। आपके बस समझने के लिए बता रहा हूँ। सो आप ये टेंजेंशियल, अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये आप निकाल दीजिए इसमें से, ठीक है। फोर्स व्हेन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स आर नॉट इन 90 डिग्रीज। अगर 90 डिग्रीज में नहीं है तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर 90 डिग्रीज में नहीं है तभी हम बोल सकते हैं कि वर्क इज़ डन, ठीक है। सो ये उसकी कंडीशन थी। अगली वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ, व्हेन कैन वी से वर्क इज़ नॉट डन? हम कब बोल सकते हैं कि वर्क अगर नहीं हुआ है, ये हम कब बोल सकते हैं? तो यहाँ पे भी हमने जैसे कि एग्जांपल में बात की थी कि कोई व्यक्ति अगर दीवार को पुश करता है और वो पुश नहीं होती ना, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। सो इफ़ अप्लाइड फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट,
जहाँ पे किसी भी प्रकार का जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो प्रेटी सिंपल, बहुत आसान था समझने में। उसके बाद हम फोर्सेस देख लेते हैं, फोर्स क्या होता है और फोर्स किस टाइप का होता है। सो हमको भी पता है कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर में। सो उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अ फोर्स दैट मूव्स और टेंड्स टू मूव स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को चलाने के लिए या फिर किसी चीज़ को रुकाने के लिए, दोनों ही जगह पे आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कोई व्यक्ति एक दिशा से जा रहा है और कोई व्यक्ति आके, दूसरा व्यक्ति आके उसको धक्का मार देता है, तो इस व्यक्ति की दिशा जो है वो चेंज हो सकती है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई बॉल है, दो बॉल जा रहे, मतलब यहाँ पे एक बॉल रखा आपने और यहाँ से आपने दूसरा बॉल फेंक के मारा, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, लेकिन आपने इसको ऐसे मारा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है। सो इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स, ऐसा भी हो सकता है जैसे हथौड़ी से हम किसी चीज़ पे वार करते हैं तो वो जो है उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, वो अपना शेप जो है चेंज कर लेता है, वो टूट जाता है या फिर कुछ भी हो सकता है ना। बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, देखिए दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब किसी टाइप का सिर्फ एक आंकड़ा होता है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो उसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर वहाँ पे एक आपने जनरल आपको पता है कोई टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जैसे अप्लाइड फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया। यहाँ पे देखिए स्प्रिंग फोर्स की डायग्राम दी गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा है, यहाँ पे प्लेन जो उड़ रहा है वो ड्रैग फोर्स से उड़ता है। देयर इज़ नॉर्मल फोर्स, देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे जैसे बर्फ़ के ऊपर से मतलब कोई गाड़ी जो है वो फिसल के जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तभी गाड़ी जो है वो रास्ते के ऊपर में टिक कर रहती है, अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। उसी प्रकार यहाँ पे अप्लाइड फोर्स भी बोला गया है। तो आपको एक मोटी बात जो है वो समझ में आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यस, तो जैसे कि हम अब इस वाली स्लाइड में देख सकते हैं कि देयर इज़ फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड देयर इज़ साइन कॉस, ये जो है ये फंक्शंस होते हैं। मैथमेटिक्स में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा ये चीज़ कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक जो साइड होता है ये हमेशा 90 डिग्री की होती है। हम इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एंगल जो है यहाँ पे ये मेन है, ठीक है। सो इसके अपोजिट रहने वाली जो साइड है उसको हम अपोजिट साइड बोलते हैं। एक ट्रायंगल में सबसे लंबी वाली, सबसे लेंदी जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं और इसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और इन्हीं साइड्स का यूज़ करके दिस 1 2 3 इन तीन साइड्स का हम यूज़ करके फार्मूलेस बनाए हैं। उन फार्मूले जैसे ये साइन है, कॉस है, टैन है। साइन का फार्मूला है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, इसका कॉस का है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस साइड, एंड टैन ए का है अपोजिट बाय एडजेसेंट। उसी प्रकार यहाँ पे एक कोसेक होता है, सेक होता है और कॉट भी होता है। ये आपको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट ये ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद में है ये जो है यहाँ पे एंगल दिए हैं, यहाँ पे एंगल्स दिए हैं और यहाँ पे डिग्रीज दी गई है। रेडियन का आपको अभी फ़िलहाल में काम नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज आपने किया तभी चलेगा। सो यहाँ पे जैसे साइन कॉस टैन की वैल्यू है, वैसे यहाँ पे सेक कोसेक कॉट ये भी वैल्यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पे आपको मेजरली जो है कॉस का यूज़ पड़ने वाला है, इसलिए आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देखेंगे। सो ये जो वैल्यूज़ होती है 0, 1/√2, -1, ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी गई है ये सारी की सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, ये चेंज नहीं होती। ये हर बार मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन की 30 की वैल्यू ये वाली है 1/2, ये साइन 30 का वैल्यू रहेगा। ये किधर भी मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है हमको, तो हमको इससे समझना है कि ये जो वैल्यूज़ है ये स्टैंडर्ड होती है, इनका यूज़ करना पड़ता है। आपको कई बार किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि हाँ cos 60, सो cos 60 या cos केस में आप 60 केस में देखेंगे तो ये आ गया ये वाला वैल्यू। cos 60 की वैल्यू है हमारी 1/2 की स्टैंडर्ड वैल्यू से, आपको ये याद करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यस, सो नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी
हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। हमको ये कैलकुलेट अगर करना रहा कि वर्क डन कितना हुआ, तो उस चीज़ का फॉर्मूला है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क डन का फॉर्मूला है ये। सो यहाँ पे आपको एक इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एक लड़की है वो इस कार्ट को या फिर इस टॉय को खींच रही है, इस थ्रेड के, इस धागे की, इस रस्सी के हिसाब से, इस रस्सी के यूज़ करके वो खींच रही है इसको। और ये भी टॉय भी जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पे, समझ में थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये खींच रही है इस साइड में, लेकिन ये टॉय जा रही है इस साइड में। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा शेप दे अच्छा सा, तो यहाँ पे हमें एक राइट ट्रायंगल जैसा कुछ मिल रहा है, और ये एंगल मिल रहा है हमको। इस एंगल को थीटा बोला जाता है। थीटा को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अब इस पे फोकस ना करते हुए आप ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, इस पे आप फोकस कीजिए। हमको ट्रायंगल मिल गया है, ट्रायंगल मिल चुका है हमको, ये वाला ऐसे इस टाइप से। सो यहाँ पे देखिए, ये वाली हाइपोटेनियस साइड होगी, ये बेस वाली साइड होगी, ये हमारा थीटा एंगल हो गया। हमने ये जो लड़की खींच रही है इसको हमने F बोला, और जिस डायरेक्शन में वो जो गाड़ी जा रही है उसको हमने F1 बोल दिया। अब हमको पता है कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू F1 इंटू एस, F1 इंटू एस। यहाँ पे F1 मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वो जो गाड़ी डिस्प्लेस हो रही है इस डायरेक्शन में, दैट इज़ F1। हमने उसको F1 कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे हमने F1 इंटू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो अगेन वी नो कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, जो हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, उसका जो फॉर्मूला देखा था हमने कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस था। उसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या किया कि बेस क्या है, F1 है, और हाइपोटेनियस क्या है, ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस है, और इसको हमने क्या बोला था, F बोला था। सो F1 अपॉन F हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हमने, इसी बॉक्स को हमने इस प्रकार से लिखा, कोई गलत काम नहीं किया हमने। अगेन हमने इसको 1 नाम दिया था, हमने इस फॉर्मूले को 1 नाम दिया था, इस फॉर्मूले का 2 नाम दिया हमने। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिर, पुटिंग 2 in 1, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने इस वाले फॉर्मूले में डालना है। सो W इज इक्वल टू F1 की जगह हमने क्या डाला, ये वाला वैल्यू डाल दिया, कॉस थीटा इंटू F ये वाला डाल दिया यहाँ पे, एंड इंटू एस यहाँ पे हमने डाल दिया। सो इसी को हमने वापस कैसे लिखा, W इज इक्वल टू F(S) कॉस थीटा, ये अपना फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार का डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको समझें। आई होप आप सभी को समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। यस, सो अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये है SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। किसी भी, देखिए जैसे आप 1 kg को क्या बोल सकते हैं, 1 kg को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम बोल सकते हैं आप 1 kg को। उसी प्रकार से अलग अलग सिस्टम्स दिए गए हैं हमको, अलग अलग सिस्टम्स है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम्स है, दुनिया में माने जाते हैं। जैसे आप दुबई भी जाएंगे, इंडिया में भी जाएंगे, इंग्लैंड में भी जाएंगे, तीनों में अगर वहाँ पे आप शर्ट लेने जाएंगे तो लार्ज का मतलब लार्ज ही होता है, स्मॉल का मतलब स्मॉल ही होता है, और XXL वगैरह इस टाइप का अगर शर्ट रहा तो उसका भी मतलब वही होता है। ये स्टैंडर्ड सेट यूनिट्स है ताकि लोगों को ख़रीदने में आसानी हो। उसी प्रकार से सारे जो दुनिया के जो साइंटिस्ट लोग हैं उन सब लोगों ने मिलके इन यूनिट्स का निर्माण किया, ताकि सारी जगह में, पूरे धरती के ऊपर में, मतलब यू कैन, जिस भी देश में जाए, जिस भी राष्ट्र में जाए आपको समझ में आएगा कि 2 टाइप के सिस्टम चलते हैं फिर वहाँ पे, और ये स्टैंडर्ड है। तो SI इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे एक CGS यूनिट, यहाँ पे एक दूसरा यूनिट भी दिया है, CGS यूनिट, जिसको बोला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये 2 टाइप के सिस्टम हमको थोड़ा सा समझ लेना है अच्छे से, ताकि हम फोर्स का, डिस्टेंस का और वर्क का जो यूनिट्स है उनको समझ पाए। तो यहाँ पे जैसे आपको फोर्स का ऐसा यूनिट दिया है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट दिया है मीटर, और वर्क का यूनिट दिया है न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लेंगे। उसी प्रकार CGS सिस्टम में फोर्स को हम कैसे डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को कैसे करते हैं, सेंटीमीटर में गिनते हैं, एंड वर्क को क्या बोला जाता है, डाइन पर सेंटीमीटर बोला, डाइन इंटू सेंटीमीटर बोला जाता है। और डाइन इंटू सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाता है, अर्ग बोला जाता है। तो वर्क का यूनिट जो है जूल, और वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, और CGS का वर्क का CGS यूनिट है अर्ग, ठीक है। अब इनका रिलेशन भी हम देखेंगे, समझेंगे।
अगली वाली स्लाइड पे बढ़ते हैं। नाउ what are the SI and CGS unit of work and how are they related? अभी हमने जस्ट सीखा the SI unit of work is joule and CGS unit of work is erg. Relationship between joule and erg. अब 1 joule is equal to 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, एज वी नो दैट। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड अगेन एक वैल्यू है कि 1 न्यूटन का जो वैल्यू है ये 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर का जो वैल्यू होता है वो 10⁵ होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। ओके, सो आपको इस प्रकार से वैल्यूज दी गई है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा यहाँ पे हमको पता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि डाइन को जो जूल है या फिर न्यूटन मीटर है उसको अर्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम रिलेशनशिप एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब कैसे करते हैं। देयरफॉर 1 जूल, अब 1 जूल को हमने क्या लिखा था 10⁵ डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये वाला डाइन और सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। और डाइन और सेंटीमीटर हमको क्या पता है कि डाइन और सेंटीमीटर बनाता है अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये अपना क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिलेशनशिप हो गया उन दोनों SI यूनिट और SI और CGS यूनिट्स के अंदर में। यहाँ पे हमने आपके समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस भी लिख दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए। उसके बाद में वर्क जो है, अब देखिए वर्क जो है वो 3 अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं। देयर आर पॉजिटिव वर्क्स, देयर आर नेगेटिव वर्क एंड देयर आर ज़ीरो वर्क्स। फॉर एग्जांपल पहले इसको ज़ीरो वर्क को हम समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो। आप जैसा ये जो व्यक्ति है इसको 2 लोग खींच रहे हैं, ये दोनों सेम कद का ठीक है और सेम पावर लगा रहे हैं बेसिकली। तो ये आदमी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा, वो जा ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों का सेम है, सेम ही दिख रहा है दोनों। और इसलिए अगर किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, ये व्यक्ति इस जगह से इस जगह जा ही नहीं रहा है या फिर इस भी जगह नहीं जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा उसका टाइप क्या होगा, ज़ीरो वर्क होगा। इसको बोला जाएगा ज़ीरो वर्क। उसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए अब पॉजिटिव पे आ जाते हैं। पॉजिटिव वर्क क्या बोल रहा है, तो पॉजिटिव वर्क पे आ जाते हैं अभी। पॉजिटिव वर्क व्हेन फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मतलब कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये चीज़ भी जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब फोर्स अप्लाइड भी इस डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन आर सेम डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल इनफ, आपको समझ में क्या है। उसी प्रकार नेगेटिव वर्क भी होता है। अब जैसे यहाँ पे रॉकेट का एग्जांपल है, यहाँ पे फोर्स वो जो रॉकेट है उसका लग रहा है नीचे, लेकिन ये रॉकेट जा रहा है ऊपर हमारा, तो फोर्स अपना नीचे लग रहा है। ये देखिए धुआं यहाँ से निकल रहा है जिससे उस रॉकेट से, रॉकेट को मतलब वो जो फ्यूल जो बर्न हो रहा है उसका फोर्स लग रहा है इस साइड में, लेकिन वो रॉकेट जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया अपना नेगेटिव वर्क। नेगेटिव क्यों, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी when force acts opposite to the direction, अपोजिट यहाँ पे शब्द जो है अपोजिट है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, रॉकेट जा रहा है इस डायरेक्शन में। उसी प्रकार आप जैसे स्विमिंग वगैरह जो बच्चे करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को इस डायरेक्शन में जाना है तो वो पीछे की तरफ पानी को काटते हुए जाता है, पीछे की तरफ हाथ चलाता है तो वो सामने जाता है। उसी प्रकार उसको अगर सामने जाना हो, पीछे जाना हो तो वो सामने की तरफ पुश करता है, सामने की तरफ पुश करेगा तो पीछे जाएगा वो, ऐसा भी होता है। सो ये जो स्विमिंग का जो एग्जांपल है या फिर ये जो रॉकेट का एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल्स है किसके, नेगेटिव वर्क डन के। तो हमको समझ में आया 3 टाइप के वर्क्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। सिंपल इनफ, आपको समझ गया है। अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। यस, सो नाउ यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन है जहाँ पे वर्क डन जो है वो साइंस की दृष्टि से नहीं माना जाता है, फिर माना जाता है। हम देखते हैं इसको समझने का ट्राई कोशिश करते हैं। व्हेन वर्क डन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या बोल रहा है, वन वर्क डन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है इसको आप देख सकते हैं, ये फोर्स किधर लगा रहा है, ये इसको उठाने के लिए फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये बंदा चलते चलते कहाँ जा रहा है, किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन, यहाँ पे भी चल सकता है, वो जा किधर भी रहा है, लेकिन उसने फोर्स लगा के रखा यहाँ पे सर के ऊपर में वो लेके जा रहा है। समटाइम्स फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, सो एंगल मेड बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्रीज। एंड हमको पता है कि वर्क डन जो है इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हमने वो टेंजेंट वाला एक देखे थे ना, टेंजेंट में क्या हो रहा था,
ऐसा यहाँ पे 90 डिग्रीज बन रहा था, उस टाइम पे भी अगर 90 डिग्रीज हो रहा है तब वर्क जो है उसको ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा। भले ही उसको एनर्जी लगानी पड़ रही है, भले ही वो मेहनत कर रहा है, भले ही उसको पसीना आ रहा है, लेकिन साइंटिस्ट की दुनिया में या फिर साइंस के बच्चों की दुनिया में इसको वर्क डन नहीं बोला जाएगा। समझ रहे हो, नहीं बोला जाएगा, या फिर इसको ज़ीरो वर्क बोला जाएगा। दस वर्क डन विल बी ज़ीरो। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका वो भी देख लेते हैं अब। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा एक ये फॉर्मूला अपन ने निकाला था। तो 90 डिग्री यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है उस टेबल में, वो जो उस टाइप का टेबल हमने देखा था यहाँ पे, साइन कॉस टैन, और यहाँ पे था क्या, 0 था, 30 था, 45 था, इस टाइप का था ना। उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो cos 90 का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। ये 0 रहा तो ये सब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंपल था, आपको समझ में आ गया है। अब अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, हियर फोर्स अप्लाइड इज वर्टिकल इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ लगेज आर कैरिड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये जा रहा है, ये लगा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, है ना। सिंस एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा है। सो वर्क डन इज 0। वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, व्हेन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल मेड बिटवीन डायरेक्शन एंड फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 180 डिग्रीज। एंड इन दिस केस जब 180 डिग्रीज जब होता है तब क्या होता है कि cos 180 की डिग्री क्या होती है, cos 180 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। सो 0 होने की वजह से हाँ, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू -1। यहाँ पे क्यों -1 लिया गया है, यहाँ पे -1 इसलिए लिया गया है क्योंकि फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इसलिए माइनस। सो वर्क इज इक्वल टू माइनस फोर्स, ये देखिए माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो इन दिस केस नेगेटिव वर्क इज डन, हम ऐसा बोलते हैं। सिंपल इनफ, आपको ये वाला भी समझ में आ गया है आपको, ताकि जल्दी से बेटर तरीके से ये समझ पाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको मतलब बना के रखे हैं और बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा मैं। बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस अपने ओर से करनी ही पड़ेगी। ये विदाउट आपका प्रैक्टिस बने आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो आप मतलब मुश्किल होगी आपको, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। सो यहाँ पे हम इस वाले न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि वर्क डन अपने को बोल दिया है कि 400 जूल दिया है उन्होंने। थीटा की वैल्यू भी दी है हमको 60 डिग्रीज, उसके बाद में फोर्स भी दिया है हमको 100 न्यूटन, और एस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमको ढूंढना है। सो वी नो cos 60, सबसे पहले हमने ये इसको सल्टा दिया, इसको हमने इस चीज़ को हमने सॉल्व कर लिया कि cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, और हमको फॉर्मूला पता है कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अगेन सॉरी, सो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने क्या किया, ये बेसिकली यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है पुट कर दी, 400 की जगह, वर्क की जगह 400 डाल दिया, F की जगह 100 डाल दिया, S की जगह S ही बने लिख के रखा, और cos 60 की जो वैल्यू है हमने ये वाली जो लिखी थी ये यहाँ पे डाल दी। अब S को हमने निकालने के लिए क्या किया, इसको शिफ्ट किया, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में जाते हैं और जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। सो हमको यहाँ पे फाइनली आंसर क्या मिला, S इज इक्वल टू 8 मीटर। ये हमारा यहाँ पे S मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमको मिल गया है। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया है। उसी प्रकार अभी क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग दिया है उन्होंने, थोड़ा सा मास दिया है हमको 20 kg, H हमको दिया है 10 मीटर। अब यहाँ पे H दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, H मतलब हाइट, और हाइट मतलब या तो नीचे से ऊपर जा रही है या फिर ऊपर से नीचे आ रही है, यही उसका डिस्प्लेसमेंट है। सो यहाँ पे H का मतलब S होता है, H मतलब हाइट और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये H और S दोनों सेम ही है या फिर कंसीडर करते हैं हम, है ना। सो वी नो अगेन अपना फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे S, और हमको और एक पता है कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये भी होता है एम ए, ये भी हमने एक फॉर्मूला सीखा था। उसके बाद में F इज इक्वल टू एम इंटू जी। अभी ये जो A है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो A है इसी को हमने G कंसिडर किया है। क्यों, क्योंकि G जो होता है इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका हमेशा वैल्यू रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होता है वैल्यू इसका हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है बिल्कुल। सो F इज इक्वल टू m इंटू जी, यहाँ पे हमने m की जगह m डाल दिया, और यहाँ पे हमने एक, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमने ये जो g का जो वैल्यू है इसको -9.8 लिया है। सो कोई चीज़ नीचे से जब ऊपर जाती है उस टाइम पे हम उसको माइनस लिखेंगे, और नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे, क्योंकि अर्थ जो है वो एग्जर्ट कर रही है फोर्स कि कोई चीज़ अर्थ के ऊपर में आए। सो इसलिए यहाँ पे ये 9.8 लिया गया है। सो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमको अगेन 196 न्यूटन, और ये निगेटिव में है, ठीक है। वर्क डन जनरली निगेटिव में नहीं होता, लेकिन अगर लिखा भी जाता है, अगर पॉजिटिव भी लिखा जाता है तो वहाँ पे उसको ब्रैकेट में आप लिख देना कि हाँ वर्क डन कैन नेवर बी निगेटिव, बट यहाँ पे हमको फॉर इस एग्जाम्पल को छुड़ाते समय यहाँ पे हमारा निगेटिव वर्क डन ऐसा है, लिखा नहीं जाता लेकिन वर्क डन निगेटिव में, ठीक है। सो W इज इक्वल टू एफ एस अगेन हमको पता है। सो यहाँ पे क्या किया हमने, F की वैल्यू अपने को मिल गई है, F की वैल्यू बराबर F में डाल दी है। S की वैल्यू क्या थी, S की वैल्यू थी हमारी 10 मीटर, जो कि H की वैल्यू भी है, मैंने पहले ही बोला था H इज इक्वल टू S। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, बेसिकली हाइट भी क्या है, एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट ही है। सो -196 इंटू 100 अगेन यहाँ पे अपने को मिल गया है आंसर। हियर वर्क डन इज निगेटिव, ये ऐसा लिखते जाओ अगर निगेटिव वर्क डन आया तो, क्योंकि वर्क डन जनरली लिखा नहीं जाता निगेटिव में। उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बेटा। ये हमारा है अ बॉय अप्लाइड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, देखिए 10 न्यूटन बोल दिया, और क्या बोल रहा है, मूव्ड अ बुक 30 सेंटीमीटर्स, मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपना इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होने वाला है ना। हाउ मच वर्क डन इज देयर, तो एफ दिया है अपने को, एस भी दिया है। हाँ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको दिया है सेंटीमीटर के रूप में, और यहाँ पे न्यूटन है। न्यूटन सेंटीमीटर है क्या अपना, नो दिस इज़ रॉन्ग, हमारा है न्यूटन मीटर, ये अपना ओरिजिनल ये है, न्यूटन मीटर में निकाला जाता है, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है। तो हमको वर्क डन जो है वो ऐसा यूनिट में, मतलब जूल में निकालना है, तो कैसे करेंगे हम इसको, इस 30 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। अब सेंटीमीटर में आपको दिया गया है, मीटर में आपको करना है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, इसको 100 सेंटीमीटर होता है। सो ये इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 100 से उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 0.3 मीटर, पहले हमारा सेंटीमीटर में था, अभी ये मीटर में है। अब वर्क डन निकालेंगे भाई, आसानी से निकाल सकते हैं। सो F क्या है हमारा 10 है, और S क्या है हमारा, S क्या है 30, लेकिन ये 30 को हम कन्वर्ट कर चुके इसमें 0.3 मीटर। सो यहाँ पे 0.3 मीटर भी लिख दिया हमने इसको मल्टीप्लाई किया, और इसके जो यूनिट्स है इनको भी बराबर रखा है, देखिए यूनिट्स को भी हमने सलामत रखा है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही अल्टीमेटली क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। तो यहाँ पे जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया वो आया 3 जूल, और वर्क डन जो क्या हुआ 3 जूल यहाँ पे वर्क डन हुआ है। उसी प्रकार और एक देख लेते हैं, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 0.6 मीटर इन दी डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन बोला गया है, अपोजिट जैसा ही बोला गया है, आपके ध्यान में एकदम से आना चाहिए कि नेगेटिव रहने वाली वर्क डन जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फोर्स यहाँ पे बोला गया है, जैसे ही अपोजिट आता है आपको निगेटिव कर देना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि निगेटिव में आएगा उत्तर। सो यहाँ पे देखिए फोर्स भी दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, वर्क डन निकालना है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमने ये देखिए अगेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि निगेटिव, यहाँ पे नहीं दिया है, हमको इस अपोजिट शब्द से पता लगा कि ये जो है इसको हमने निगेटिव 0.6 लिखना है। सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, अगेन यहाँ पे हमने कर दिया, -12 हमारा उत्तर आ गया। यहाँ पे वर्क डन निगेटिव है, यहाँ पे लिख देना, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपने यहाँ पे लिख देना है कि वर्क डन, हियर वर्क डन इज़ निगेटिव, ठीक है। सो गुड इनफ, आई थिंक आपको समझ में आ गया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ गया है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।